अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने पानी और सल्यूट्स का कंट्रोल स्टडी करना है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन स्टडी करनी है और एक्सक्रीशन के बारे में देखेंगे। और इसके साथ ही हम प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया और मोलस्क की किडनी के अबाउट जो है आज स्टडी करेंगे। अच्छा, ये जो मोलस्क की किडनी है ये कुछ बुक्स में है, मिलर हार्ले की, और जो बाकी हैं और कुछ में नहीं है, लेकिन जो न्यू एडिशन है उसमें ये है और एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आएगा, तो मैं आपको लाजमी कराऊंगी। जिनकी बुक्स में है वो देख लेंगे और जिनकी बुक्स में नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। तो एक्सक्रीशन का पहले हम देखते हैं। एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटो की जो टर्म है उसका मतलब है टू एलिमिनेट। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट की को एलिमिनेट करना, उन्हें रिलीज़ करना, यानी कि उनका एनिमल का उन्हें रिलीज़ करना। ठीक है, एनिमल की बॉडी से जो उनकी एमिशन होगी इस चीज़ को हम एक्सक्रीशन कहेंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर यानी कि लाजमी नहीं है कि वो फीसिस ही आए, इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, वाटर भी आएगा, जो जो चीज़ एक्सक्रीट हो रही है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी आएंगे जो कि पैदा होते हैं अमोनिया से, अमाइनो एसिड की डीअमाइनेशन के नतीजे में, और सेलुलर रिस्पायरेशन से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बहुत से सल्यूट्स यानी कि आइंस भी आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एक्सक्रीशन है नाइट्रोजीनियस वेस्ट की वो रेगुलेटेड है पानी के साथ और सल्यूट के बैलेंस के साथ एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए से, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये लाजमी है एनिमल्स के लिए, यानी कि सारे हैबिटेट्स में जो जहाँ रह रहा होगा उसके लिए ऑस्मो रेगुलेशन ज़रूरी है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एनिमल के बॉडी फ्लूइड की अगर वो एनिमल के इन्वायरमेंट के हिसाब से हो जाती है, ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था एक्टोथर्म कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एक्टोथर्म होते हैं, अपना टेम्परेचर जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। और साथ ही हमने एंडोथर्म्स भी देखे थे कि वो इंटरनली हीट पैदा करती हैं। तो जो अपना यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का इन्वायरमेंट बाहर वाले के मुताबिक कर लेता है उसे ऑस्मो कन्फॉर्मर कहेंगे। और जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट की जो है चेंज हो जाती है तो फिर एनिमल की बॉडी की भी चेंज हो जाएगी। फिर वो कह रही कि इस किस्म की ऑस्मो रेगुलेशन जो है एफिशिएंट नहीं है और इसने जो है एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे इसलिए यानी कि एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को फिर लिमिटाइज़ कर दिया। जो एक ख़ास इन्वायरमेंट में रह सकते हैं वो वहीं पर रहेंगे। ठीक है, फिर वो कह रही हैं कि एक एनिमल जो कि अपने बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कर सकता है मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन पे, और यानी कि सराउंडिंग को वो नहीं देखेगा। ठीक है, वो मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन पे जो है मेंटेन कर सकता है अपने बॉडी फ्लूइड को सराउंडिंग इन्वायरमेंट के मुकाबले में, उसे ऑस्मो रेगुलेटर कहेंगे। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो एनिमल्स सी वाटर में रह रहे होते हैं उनमें, तो जो सी वाटर में रह रहे होते हैं उनका बॉडी फ्लूइड जो है उसकी जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो 3 गुना कम होते हैं सराउंडिंग सी वाटर की निस्बत, यानी कि सराउंडिंग सी वाटर की 3 गुना ज़्यादा होगी और जो उनकी बॉडी है उसमें 3 गुना यानी कि कम होगी, उसे हम हाइपोऑस्मोटिक कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पानी जो है उनकी बॉडी से कंटिन्यूसली लीव करता रहता है। फिर वो कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए मैकेनिज़्म जो है इवॉल्व हुए हैं इन एनिमल्स में पानी को कंजर्व करने के लिए और उन्हें जो है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। तो इस तरह के मैकेनिज़्म आए हैं जिसके ज़रिए से ये पानी को कंजर्व कर सकें और डिहाइड्रेशन से बच सकें, ताकि पानी जो है कंटिन्यूसली इनकी बॉडी से लीव ना करे। तो ये हाइपोऑस्मोटिक हैं, पानी के मुकाबले में वो हाइपर सलाइन इन्वायरमेंट है। तो फिर इस तरह की इनमें स्ट्रेटजीज़ होंगी कि पानी लॉस ना हो ताकि डिहाइड्रेशन ना हो सके। फ्रेश वाटर में क्या होगा कि साल्ट्स को लॉस होने से बचाया जाएगा। तो उनकी बॉडी फ्लूइड हाइपर ऑस्मोटिक होती है इन्वायरमेंट के मुकाबले में, और पानी जो है इनकी बॉडीज़ के अंदर इंटर होता है। फिर वो कह रहे हैं कि मैकेनिज़्म जो है इन एनिमल्स के अंदर इवॉल्व हुए हैं जो कि पानी को तो खारिज करेंगे लेकिन जो फ्लूइड है वो जमा होता रहेगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं लैंड एनिमल्स की बॉडी में वाटर उनके इन्वायरमेंट की निस्बत ज़्यादा होता है और ये पानी को जो है लॉस करेंगे, एवापोरेशन के ज़रिए से लॉस करते हैं और बड़ी मिकदार में, यानी कि एक तो एवापोरेशन के ज़रिए से वाटर का लॉस करेंगे और फिर जो डिस्पोजेबल वेस्ट हैं उन्हें रिमूव करने के लिए भी जो है ये वाटर यूज़ करते हैं। और तो ये जो फॉर्म और फंक्शन है ऑर्गन्स का और ऑर्गन सिस्टम का, ये रिलेटेड है, एक्सक्रीशन के साथ रिलेटेड है और ऑस्मो रेगुलेशन के साथ जो रिलेटेड है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन से ये रिलेटेड है और उनके बॉडी साइज़ से भी रिलेटेड होगा। बॉडी साइज़ हम कहते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया में लेंथ और वेट आ जाती है, वॉल्यूम में लेंथ, वेट और हाइट आ जाती है, तो ये इस चीज़ से रिलेटेड है।
तो ये जो फॉर्म और फंक्शन है ऑर्गन्स का और सिस्टम का, ये जो है रिलेटेड है एक्सक्रीशन के साथ और ऑस्मो रेगुलेशन के साथ। और इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड होगा कि वो साल्ट वाटर है, सी वाला यानी कि फ्रेश वाटर है, या फिर टेरेस्ट्रियल है। तो नेक्स्ट इसमें हमने देखना है इन्वर्टेब्रेट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो जो एक्वेटिक इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं ये बहुत से मीडिया में पाए जाते हैं, जो कि फ्रेश वाटर से लेकर हाइपर सेलाइन तक होता है। फिर वो कह रही है कि जो मेराइन इन्वर्टेब्रेट्स हैं इनकी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम होती हैं सी वाटर के, यानी कि ये ऑस्मो कन्फॉर्मर हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इसलिए इन्हें में यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बहुत पानी और आइंस एंटीगोमेंट के अक्रॉस गेन होगा गिल्स से, ड्रिंकिंग से और फूड के ज़रिए से, ठीक है। एंटीगोमेंट गेल्स ड्रिंकिंग और ईटिंग से इनमें आ जाएगा, और आइंस और वेस्ट जो हैं वो लॉस्ट होंगे डिफ्यूजन के ज़रिए से, इंटीगोमेंट से होगी, गिल्स से होगी और यूरिन से होगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर इन्वर्टेब्रेट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑस्मो रेगुलेटर हैं फ्रेश वाटर में रहने वाले, क्योंकि वो जो डाइल्यूट मीडिया है उसके हिसाब से ख़ुद को नहीं कर सकते। फिर वो कह रही हैं कि कोई भी वाटर गेन अगर होता है तो उससे यानी कि वाटर गेन अगर इनके अंदर हो जाता है तो फिर उसे ये रिलीज़ करते हैं, यानी कि कोई भी वाटर गेन इनके अंदर हो गया तो उसे ये रिलीज़ करेंगे यूरिन के ज़रिए से, ठीक है। तो उसे ये यूरिन की शक्ल में रिलीज़ करेंगे। फिर वो करेंगे बहुत से इन्वर्टेब्रेट टैक्सा हैं वो ज़्यादा या कम सक्सेसफुल हैं यानी कि अपने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर। फिर वो करेंगे जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल इन्वर्टेब्रेट्स हैं वो आर्थ्रोपोडा, इन्हें ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि ये हर तरह के इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और फिर वो करेंगे खासतौर पर इंसेक्ट है जिसके अंदर स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट, सेंटीपीड, मिलीपीड आ जाते हैं। फिर वो कह रही हैं पानी और आयन का बैलेंस जो है टेरेस्ट्रियल इन्वर्टेब्रेट का वो मुख्तलिफ होता है एक्वेटिक एनिमल से, ठीक है। तो पानी और आयन का बैलेंस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले इन्वर्टेब्रेट्स का और जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वाले होते हैं उनका डिफरेंट होता है। तो जो पानी और आयन का बैलेंस हो रहा है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले इन्वर्टेब्रेट्स का और जो दूसरे इन्वायरमेंट में रह रही हैं उनका वो यानी कि मुख्तलिफ एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने वालों की निस्बत, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट वालों को बहुत कम यानी कि पानी की सप्लाई का सामना करना पड़ता है और दूसरा ऑपरेशन से इंटीगोमेंट से पानी का लॉस भी हो रहा होता है। फिर वो करेंगे कुछ अहम इन्वर्टेब्रेट एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है। तो इसमें हम कंट्रक्टाइल वैक्यूल देखेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया और मोलस्क की किडनीज़ का देखेंगे। तो पहले हम कंट्रक्टाइल वैक्यूल देखते हैं। कुछ प्रोटिस्ट और जो मेराइन यानी कि समंदर में रहने वाले जो इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटोजोआ, नेटेरियन, काइनोडर्म, स्पॉन्जेस आ जाते हैं। प्रोटोजोआ और स्पंजेस जो हैं इस यानी कि ये ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो जिनका यानी कि प्रोटोजोआ वो होते हैं जो कि स्पॉन्ज लाइक जिनका स्ट्रक्चर होता है और इसलिए इन्हें कहते भी स्पॉन्जेस हैं। नेटेरियन में जेलीफिश, काइनोडर्म में स्टारफिश, इनमें स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि वे सिंपली डिफ्यूज़ करते हैं सराउंडिंग जो इनका आइसोस्मोटिक वाटर होता है उसके अंदर। फिर वो करेंगे कुछ जो फ्रेश वाटर स्पीशी है उसमें जो सेल्स होते हैं बॉडी सरफेस के ऊपर वो पंप करते हैं आइंस को एनिमल के अंदर। और फिर बहुत सी जो फ्रेश वाटर स्पीशी हैं जिनके अंदर प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस आते हैं उनके अंदर कंट्रक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि बड़ी मिकदार में पानी को जो है बाहर भेज देती हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है ये एनर्जी रिक्वायरिंग डिवाइसेस हैं जो कि इंडिविजुअल सेल्स से पानी को जो बाहर वाला फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है वहाँ पर भेज देंगे। तो जो फ्रेश वाटर स्पीशी हैं इनमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल हैं जो कि पानी को अंदर भेजेंगे और कंट्रक्टाइल वैक्यूल एनर्जी इस्तेमाल करने वाली डिवाइसेस हैं जो कि पानी को इंडिविजुअल सेल से बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ भेज देंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि कुछ प्रोटिस्ट और मेराइन इन्वर्टेब्रेट्स में ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर नहीं होते क्योंकि वो सिंपली डिफ्यूज़ करते हैं चीज़ों को। और कुछ जो फ्रेश वाटर स्पीशी हैं उनमें सेल्स होते हैं बॉडी सरफेस के ऊपर जो कि पंप करते हैं आइंस को। और बहुत सी जो फ्रेश वाटर स्पीशी उनमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि पानी को बाहर भेजेंगे और इसके लिए वो एनर्जी यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हमने देखना है प्रोटोनेफ्रिडिया। अच्छा, प्रोटो का लफ्ज़ हम कहते हैं बिफोर और नेफ्रिडिया वैसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है यानी कि जो पहले आए। कुछ जो मेटाजोन इन्वर्टेब्रेट हैं, तो मेटाजोन वो होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं जिनमें सेल्स होते हैं वो आगे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बना रहे होते हैं। एनिमल के ही ग्रुप को हम मेटाजोआ कहते हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो कुछ मेटाजोन, अच्छा ये भी मल्टी सेलुलर मेटाजोन खैर वैसे तो मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन वैसे प्रोटोनेफ्रिडिया में यूनिसेलुलर आते हैं।
तो इसमें वो कह रही हैं मे बी इसे इस लिहाज से कहा हो कि इसमें यानी कि वैसे सेल्स इकट्ठे ना हों लेकिन कुछ स्ट्रक्चर टिश्यूज़ के और ऑर्गन्स के टाइप के बने हुए हों, ठीक है। तो और वो यूकैरियोटिक हों, जो यूकैरियोटिक हो उसके लिए भी मेटाजोन की टर्म यूज़ होती है। तो ये जो इनवर्टेब्रेट्स हैं उनके अंदर, अच्छा इनवर्टेब्रेट इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं है, जिनमें वर्टेब्रल कॉलम होती हैं उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो मेटाजोन इनवर्टेब्रेट्स हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम नॉन कॉर्डेट्स को क्योंकि उनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं बनती जिसने वर्टेब्रल कॉलम बनानी होती है, तो इनवर्टेब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। इनके अंदर जो है यानी कि कोई नॉन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होते। बहुत से उनके अंदर नेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है। नेफ्रोज का मतलब है किडनी, और ये यानी कि प्लूरल है, और सिंगल जो है नेफ्रीडियम है, और ये एक्सक्रीशन के लिए काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इन दोनों के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो अर्लीस्ट टाइप ऑफ नेफ्रीडियम थी वो एनिमल्स की एवोल्यूशन में जो अपेयर हुई वो प्रोटोनेफ्रीडियम थी। फिर वो कह रही हैं कि जो सिंपलेस्ट प्रोटोनेफ्रीडियम है वो यानी कि फ्लेम सेल्स होती हैं, जैसे कि रोटीफर्स में होती हैं, एनिलिड में होती हैं, रोटीफर, एनिलिड, मोलस्क, और कुछ फ्लैटवर्म के अंदर होते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो प्रोटोनेफ्रीडियल एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं जो कि एक्सक्रीटरी पोर्स के ज़रिए से बाहर ओपन होती हैं, और इनमें बल्ब लाइक फ्लैम सेल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट वो कह रही हैं एक्सक्रीटरी कैनाल है उनमें फ्लेम सेल है। फिर वो कह रही हैं कि फ्लूइड जो है दाखिल होता है फ्लेम सेल्स के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, और जो बीटिंग सिलियाँ हैं वो प्रोपेल करती हैं फ्लूइड को एक्सक्रीटरी कैनाल के ज़रिए से, और वो बॉडी से बाहर चला जाएगा एक्सक्रीटरी पोर्स के ज़रिए से। फिर वो कह रही हैं कि जो फ्लेम सेल का सिस्टम है वो यानी कि एक्सेस वाटर जो है उसे रिमूव करेगा, और एक्सेस वाटर को रिमूव करता है, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट सिंपली डिफ्यूज़ हो जाती हैं बॉडी सरफेस से सराउंडिंग वाटर में। नेक्स्ट जो है मेटानेफ्रीडिया है। तो अच्छा, अब इसमें हमने प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या देखा, एक तो यानी कि ये वो होंगे, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है। और जो यानी कि अर्लीस्ट टाइप ऑफ नेफ्रीडियम है जो सबसे पहले आए, और इसमें फ्लेम सेल सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी कैनाल जिससे फ्लेम सेल्स निकल रहे हैं, और फ्लूइड जो है इनके अंदर जाता है सराउंडिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, और बीटिंग सीलिया फ्लूइड को एक्सक्रीटरी कैनाल से भेजते हैं, और वो बॉडी से बाहर चला जाता है एक्सक्रीटरी पोर्स के ज़रिए से, और ये वाटर को रिमूव करता है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करता है। नेक्स्ट मेटानेफ्रीडिया, ये ज़्यादा एडवांस टाइप है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की इनवर्टेब्रेट्स में, और ये यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। और इसके अलावा मेटा का मतलब है बियॉन्ड नेफ्रीडियम, हम नेफ्रीडियम को कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं यानी कि जो किडनी के लिए ये टर्म यूज़ होती है। फिर प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया जो हैं इनके क्रिटिकल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, दोनों बाहर ओपन होते हैं, लेकिन वैसे तो दोनों ओपन होते हैं, लेकिन जो मेटानेफ्रीडिया है इसकी इंटरनल ओपनिंग भी होती है जिसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं, लेकिन वो उससे उसकी इंटरनल ओपनिंग प्रोटोनेफ्रीडिया की नहीं होती, ठीक है। और ये जो हैं यानी कि ये मल्टी सेलुलर हैं, इनकी इंटरनल ओपनिंग भी है और ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन प्रोटोनेफ्रीडिया जो हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि बहुत से जो एनिलिड्स होती हैं जैसे कि कॉमन अर्थवर्म है, और जैसे कि अर्थवर्म है, और तो इनके अंदर मेटानेफ्रीडियल जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। फिर वो कह रहे हैं कि अर्थवर्म की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और हर सेगमेंट में पेयर होता है मेटानेफ्रीडिया का, और हर मेटानेफ्रीडियम जो है एक सिलिएटेड फनल लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होता है जिसे नेफ्रोस्टोम कहते हैं, जो कि बॉडी कैविटी से सेगमेंट के कॉइल ट्यूब में ओपन होती है। फिर वो कह रहे हैं कि बीटिंग सिलिया फ्लूइड को टिब्यूल से मूव कराएंगे, और जो वर्क है कैपलरीज का जो कि टिब्यूल को सराउंड कर रही होती हैं वो पानी को रीअब्जॉर्ब करती हैं और आइंस को दूर लेकर जाती हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हर टिब्यूल जो है एक बड़े ब्लैडर में ओपन हो रही होती है जो कि बाहर ओपन होता है एक ओपनिंग के ज़रिए से, जिसे नेफ्रीडियोपोर कहेंगे, और इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम है। फिर वो करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मोलस्क का, उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया लार्वल स्टेजेस में होगा, और जो मेटानेफ्रीडिया है वो अडल्ट स्टेजेस में होगा। अच्छा, इससे पहले हमने मेटानेफ्रीडिया का क्या देखा है, एडवांस टाइप है, मल्टी सेलुलर है, इंटरनल ओपनिंग भी होती हैं, और ये अर्थवर्म में पाया जाता है जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। इसमें हर सेगमेंट में पेयर होगा मेटानेफ्रीडिया का, जो कि सिलेटेड फनल से शुरू होता है, और नेफ्रोस्टोम जो कि बॉडी कैविटी से शुरू होकर कॉइल ट्यूब में जाएगा, बीटिंग सीलिया फ्लूइड को टिब्यूल में मूव कराएंगे और कैपिलरीज का नेटवर्क होगा। फिर वो कह रहे हैं कि हर टिब्यूल जो है ब्लैडर में ओपन हो रही होती है जो कि बाहर की तरफ ओपन होती है एक ओपनिंग के जरिए से, जिसे नेफ्रीडियोपोर कहेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है मोलस्क का, उसका प्रोटोनेफ्रीडिया लार्वल स्टेजेस पर, मेटानेफ्रीडिया अडल्ट स्टेजेस पर होगा। नेक्स्ट हमने जो है देखना है मोलस्क की किडनी के अबाउट। तो इसमें देखें कि जो रियल ऑर्गन है अडल्ट मोलस्क के
वो यानी कि ट्यूबलर सेकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं। नेफ्र की टर्म किडनी के लिए या किडनीज़ के लिए यूज़ होती है। फिर वो कह रही हैं कि अच्छा अब इसके अंदर कौन से यानी कि जो रेनल रियल स्ट्रक्चर हैं किडनी के, वो रेनल ऑर्गन है। रेनल की टर्म भी किडनी के लिए यूज़ होती है जिस तरह नेफ्र की होती है। तो अडल्ट मोलस्क के जो रेनल ऑर्गन हैं वो ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, सेकुलर टाइप है, ट्यूब लाइक हैं। और इनके नेफ्रीडिया जो हैं या तो मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं इनके नेफ्रीडिया, या फिर बाहर की तरफ ओपन हो रहे होंगे। तो इनके नेफ्रीडिया या मेंटल कैविटी में ओपन हो रहे होंगे, इनकी एक कैविटी सी बनी हुई होती है एक सुराख से, या फिर बाहर की तरफ जो है ये ओपन हो रहे होंगे। फिर वो कह रहे हैं कि बाईवाल्व्स और बहुत से सिपालोपोड जिसके अंदर ऑक्टोपस और स्क्विड आते हैं, और कुछ गैस्ट्रोपोड, इनमें 2 नेफ्रीडिया होती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत से गैस्ट्रोपोड जो हैं इनके अंदर एक नेफ्रीडियम होता है गैस्ट्रोपोड के अंदर, ठीक है। और बहुत से यानी कि कुछ में 2 होगा लेकिन ज़्यादातर में जो है 1 होता है। फिर वो कह रहे हैं कि राइट नेफ्रीडियम डिसअपीयर हो गया है, शेल कॉइलिंग की में यानी कि वो आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि हर नेफ्रीडियम में सैक होता है और इसमें हाईली फोल्डेड वाल्व्स होती हैं जो कि रिड्यूस्ड सिलोम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो इसमें सैक है जिसकी हाईली फोल्डेड वाल्व्स है जो कि रिड्यूस्ड सिलोम के साथ जुड़ा हुआ होगा। फिर वो कह रही हैं जो कि सराउंड कर रहा होता है हार्ट को। फिर वो करेंगे एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है फ्लूइड से आते हैं जो कि फ़िल्टर हुए और वो सिलोम में जाएंगे ब्लड से। फिर वो कह रहे हैं कि नेफ्रीडियम इस वेस्ट को कैसे मॉडिफाई करता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से, आयंस की अब्जॉर्प्शन से और मालिक्यूल्स की जिसके अंदर ग्लूकोज और यानी कि अमाइनो एसिड आते हैं, एक प्रोसेस जो कि एनालोगस है जो कि वर्टेब्रेट नेफ्रॉन में हो रहा होता है। फिर वो कह रहे हैं कि ये फ्लूइड जो इसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ये प्राइमरी यूरिन होता है। फिर वो कह रहे हैं कि जो एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड स्पीशी हैं वो अमोनिया को खारिज करती हैं क्योंकि इनके पास यानी कि एक्सेस वाटर होता है जिसमें टॉक्सिक अमोनिया डाइल्यूट हो सकता है। और जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स होते हैं अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड में बदलते हैं क्योंकि यूरिक एसिड कम सोल्यूबल होता है पानी में और कम जहरीला होता है, और ये इस तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट हो सकता है और वाटर को कंजर्व करता है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि जो रेनल ऑर्गन एडल्ट मोलस्क के वो ट्यूबुलर सेकुलर स्ट्रक्चर है और ये मेंटल कैविटी में ओपन होते हैं, ठीक है, या फिर ये डायरेक्टली बाहर की तरफ ओपन होंगे। और बाईवाल्व और जो सिफालोपोड होते हैं जिसमें ऑक्टोपस लिक्विड आता है, और कुछ गैस्ट्रोपोड में 2 नेफ्रीडिया हैं, ज़्यादातर में 1 होता है क्योंकि राइट वाला डिसअपीयर हो गया शेल कॉइलिंग की वजह से। हर नेफ्रीडियम में सैक होता है जो कि हाईली फोल्डेड होता है और ये रिड्यूस सिलोम के साथ जुड़ा हुआ होता है जो कि हार्ट को सराउंड करता है। फिर वो करेंगे एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्लूइड से आते हैं और सिलोम में जाते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि नेफ्रीडियम मॉडिफाई करता है इस वेस्ट को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के जरिए से, एक प्रोसेस जो कि एनालोगस है वर्टेब्रेट की नेफ्रॉन के प्रोसेस के। इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, इसे प्राइमरी यूरिन कहा जाता है। एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड स्पीशी जो हैं ये अमोनिया को खारिज करते हैं क्योंकि इनके पास एक्सेस वाटर होता है जिसके अंदर ये टॉक्सिक अमोनिया डिज़ोल्व होकर बाहर जा सकता है। और इसके अलावा तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिक एसिड में जो है बदल लिया जाता है। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। हाँ, एक टर्म एनालॉगी की यहाँ पे यूज़ हुई है कि एनालोगस है या वर्टेब्रेट के उसके, तो एनालोगस और होमोलोगस का फ़र्क बताते हैं। चलो फिर लेक्चर एंड होगा। अच्छा, होमोलॉजी में है कि वो एक ही एंसेस्टर से आए लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है, लेकिन एनालॉगी में क्या है, आए डिफरेंट एंसेस्टर से हैं लेकिन अडेप्टेशंस की वजह से फंक्शन एक जैसा हो गया। तो ये इनका फ़र्क था। तो अल्लाह हाफिज़।